हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 17 क्वेश्चन हो गए। आज 18 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर्स शिव एंड मोहन। दो पार्टनर है और नीचे कुछ जर्नल एंट्री पास करनी है जो कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से कनेक्टेड है। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। लिखा है देयर वाज एन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं अनसीन लायबिलिटी, यानी कि जो अभी पता नहीं कितने की होगी कितने की नहीं। इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मेच्योर्ड ऑफ रुपी 18,500, यानी कि हमने कोई बिल डिस्काउंट करा रखा है फ्रॉम द बैंक 18,500 तक के। एक्सेप्टर ऑफ वन बिल ऑफ रुपी 2,500, आउट ऑफ 18,500 में से यह 2,500 का एक बिल है, बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रुपी वॉज रिकवर्ड। और उससे कितने की पेमेंट रिकवर हुई है? 50% ओनली, 2,500 का। पॉइंट को दोबारा समझ लो। टोटल बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखे हैं जिसको बिल रिसीवेबल बोलते थे 18,500 के। यदि ये बिल जो है मेट नहीं हुए ड्यू डेट पर तो हमें बैंक को पेमेंट करनी पड़ती है। इन आउट ऑफ विच इसी में से बता रहे हैं 2,500 का एक बिल है जिससे आया था, वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और उससे खाली रिकवरी हुई 50 पैसे की। बैंक को तो पेमेंट करनी पड़ जाएगी 2,500 की, जितने का हमने बिल डिस्काउंट कराया था। The liability of the firm on account of this bill discounted and dishonored has not so far been recorded। और अभी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो कैसे रिकॉर्डिंग होगी? देखो 18,500 से आपका कोई लिंक नहीं है। मैंने आपको बताया कॉन्टीजेंट लायबिलिटी उनको बोलते हैं जो सीन हो भी सकती है फ्यूचर में और नहीं भी बन सकती। यदि बिल की पेमेंट कोई फेल कर गया जो डिस्काउंटेड बिल है, तब तो उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ जाएगी। और लेट करो बिल मेट हो गया यानी कि ऑनर हो गया तो ये लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब इस 18,500 में से खाली एक बिल जो 2,500 का था वो पार्टी बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, तो उस बिल की पेमेंट हमें पहले तो बैंक को करनी पड़ेगी, फिर हम उससे रिकवरी करेंगे कितने की करता है। तो देखो एंट्री कैसे बनती है। हर एंट्री को सोच के करना, याद रख लो। ए पॉइंट, जब हमें बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी तो बैंक तो डिक्रीज होगा। फर्म के लिए एक तरीके का लॉस है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें दो एंट्री पास होंगी पहले पॉइंट में ही। जितने की पेमेंट बैंक को करनी पड़ गई वो लिख दो 2,500, जितने का बिल था। नोट कर लेना अच्छी तरह से, बहुत अच्छी एंट्रियों में से है। अब इसकी नरेशन लिख दो। पेमेंट मेड टू बैंक फ्रॉम होम द बिल वॉज डिस्काउंटेड। इसी की फर्स्ट एंट्री हुई है, याद रख लेना। इसमें दो एंट्री पास करनी पड़ेंगी। ये तो बैंक को करनी पड़ गई हमें पेमेंट, याद करो, क्योंकि जितने का बिल आया था हमने डिस्काउंट कराया था बैंक से, इसी कंडीशन पर कराया था कि यदि ये बिल जो है मेट नहीं हुआ ड्यू डेट पर तो हम बैंक को पे कर देंगे। अब इस पार्टी से जितने का बिल था 50% की रिकवरी हुई बस, तो उसकी एंट्री पास करते हैं। तो इससे हमें कितना रिकवर हुआ? 50%। 50% कितना होगा इसका? 1,250। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट और 2 करो रियलाइजेशन, क्योंकि एक तरीके से इनकम है। कितना अमाउंट आया मैं लिख देता हूं यहाँ 2,500 और इंटू 50% आया है बस। 50 पैसे का मतलब 50%, 1,250। उसकी एंट्री दिखा दो, लिख दो 1,250 और इसकी नरेशन लिख दो। लिखो 50% ऑफ द डिसऑनर्ड बिल रिकवर्ड। इसमें हमेशा ऐसे केस में दो एंट्री बना देनी चाहिए। कुछ जगह एक ही एंट्री पास करते हैं, एक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले बैंक को फुल पेमेंट होगी और फिर कस्टमर से जितना रिकवर हुआ उसकी एंट्री दिखाओ। अब इसका बी पॉइंट चलो। बी पॉइंट में लिखा है देयर वॉज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेज ऑफ रुपी 75,000। 75,000 का कोई क्लेम आया है फर्म के अगेंस्ट। सच लायबिलिटी वॉज सेटल्ड फॉर रुपी 50,000 एंड पेड बाई पार्टनर शिव। और किसने पेमेंट कर दी इसकी? शिव ने, फर्म ने नहीं करी। फर्म के लिए एक तरीके से एक्सपेंस है यानी कि लॉस है, रियलाइजेशन डेबिट होगा। कितने की सेटलमेंट हुई है? जितने का क्लेम आया उससे नहीं है, जितने का क्लेम सेटल किया, सेटल हुआ 50,000, तो 50,000 से लिंक है। एंट्री लिखो इसकी। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्यों लिखा रियलाइजेशन? अभी बता दिया। एक तरीके से फर्म के लिए एक्सपेंस का हो या लॉस का हो, लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ रही है। अच्छा, कौन कर रहा है? फर्म की जेब से नहीं जा रहा तो बैंक नहीं लिखेंगे, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट शिव।
फर्म पे करती तो बैंक लिखते, पार्टनर करेगा तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट करो क्योंकि उसको फ्यूचर में हमें देना पड़ेगा। लिख दो यहां पर कितना अमाउंट है 50,000, जितने की सेटलमेंट होगी उतने अमाउंट से लिंक है। अब इसकी नरेशन लिख दो क्लेम सेटल्ड। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री करते हैं, सी पॉइंट पे आ जाओ। हर एंट्री सोच के करते जाओ, क्यों लिखते हैं क्यों नहीं। जब भी रियलाइजेशन डेबिट दिखेगा, एक्सपेंस लॉस के केस में दिखेगा या लायबिलिटी की पेमेंट करते टाइम दिखेगा, जब भी क्रेडिट दिखेगा या तो इनकम या गेन हो और या असेट्स को सेल आउट करने हो। अब आगे सी पॉइंट पे चलते हैं। कहता है फर्म विल हैव टू पे 10,000 एज कॉम्पनसेशन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। कोई कॉम्पनसेशन पेड करना पड़ रहा है, विच वॉज ए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। जबकि हमने इसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी माना नहीं था, लेकिन अचानक से फर्म को क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। कितना अमाउंट 10,000 रुपी। फर्म के लिए लॉस है, डेबिट होगा। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट है 10,000 और इसकी नरेशन भी लिख दो, कॉम्पनसेशन पेड बाय फर्म। डी पॉइंट देखते हैं। हर एंट्री को सोच के करते जाओ, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखा है 5,000 फॉर डैमेज क्लेम्ड बाय ए कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म। एक क्लेम है कस्टमर की तरफ से, यानी कि डिफेक्टिव गुड्स निकली होगी तो कस्टमर ने क्लेम कर रखा है। कितने अमाउंट का 5,000 का। इट वॉज सेटल्ड एट 70% बाई ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म। कितने में सेटलमेंट हो गई 70%। 70% ऑफ 5,000 करोगे तो 3,500। फर्म के लिए एक तरीके से लॉस है तो डेबिट करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू कर दो यहां पर बैंक। मैं दोनों वर्ड लिख रहा हूं, बैंक भी लिख रहा हूं और कैश भी, दोनों में से कोई लिख दो। कितना अमाउंट आएगा नोट कर लो। 5,000 का क्लेम आया था कस्टमर की तरफ से जो डिस्प्यूट चल रहा है डिफेक्टिव गुड्स का। कितने में सेटलमेंट हो गई 70%। तो फर्म को कितना देना पड़ गया 70%। करोगे तो 3,500 आएगा। लिख दो 3,500। क्लियर है। और यहां लिख दो कस्टमर क्लेम सेटल्ड एट 70%। बन गया हमारा। ये क्लियर हो गया। ये तो हो गया हमारा 18 क्वेश्चन। हर एंट्री हम सोच के करते जाएंगे। मैंने आपको बता दिया क्यों डेबिट करते हैं। जब भी फर्म को याद रख लो लॉस या एक्सपेंस होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। हमने इन सभी केसेज में देखा, सभी में फर्म को लॉस हो रहा था, पे करना पड़ रहा है। चलो भैया अब ये 18 तो कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 19। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ P and Q आफ्टर असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले जितनी भी असेट्स लायबिलिटी है उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हमें वही एंट्री करके दिखानी है कि असेट्स कितने में सेल आउट हुई है और लायबिलिटी की कितनी पे ऑफ करी है। तो फर्स्ट पॉइंट से करते हैं। ए पॉइंट आ रहा है, लिखा है स्टॉक ऑफ रुपी 2 लाख। स्टॉक कितने का दिखा रहा है 2 लाख का। P टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। 50% स्टॉक तो P ने टुक ओवर कर लिया, एक पार्टनर ने। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। और रिमेनिंग स्टॉक को हमने सेल आउट कर दिया 25% ऑन कॉस्ट। अब जरा देखो कैसे है। पहले 50% का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें 2 एंट्री पास कर लो आप। पहले 50% की स्टॉक की, उसके बाद रिमेनिंग वाले 50 की, तब आराम से समझ आएगा। देखो असेट्स जब भी रिलीज होगी, मैंने आपको बताया रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। डेबिट में क्या आना था याद रख लो, बैंक अकाउंट। लेकिन पार्टनर लेगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी। लिखो पी कैपिटल अकाउंट। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि असेट्स को कौन टेक ओवर कर गया, पार्टनर। तो पार्टनर से लेना बन गया हमारे लिए, तो डेबिट कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। उसकी कैपिटल डिक्रीज कर देंगे क्योंकि उससे लेने हैं स्टॉक के। कितना अमाउंट लेना है वो नोट करो, यहां लिख लो। टोटल है आपका 2 लाख का, अच्छी तरह से देख लो जरा। इसका 50% करो पहले। कितना बन गया, वो बन गया 1 लाख रुपी। और वो कितने में ले गया इस 1 लाख वाले को, लिखा हुआ है क्वेश्चन में एट 10% डिस्काउंट। इसका 10% माइनस कर दो। 10% ऑफ 1 लाख करोगे तो 10,000 बनेगा। तो 90,000 में तो P ले गया हमारे स्टॉक को। एक एंट्री तो ये हो गई। क्लियर है। अब इसकी नरेशन लिख दो। हाफ स्टॉक टेकन बाई P एट 10% डिस्काउंट। क्लियर हो गई। इसी की सेकेंड एंट्री ए पार्ट में ही चल रही है, याद रख लेना। अभी हमारे पास हाफ स्टॉक बच गया है, उसके बारे में बता रखा है कि वो मार्केट में सेल कर दिया 25% प्रॉफिट पर। उसकी एंट्री देखो। बैंक अकाउंट डेबिट लिखो क्योंकि बैंक इंक्रीज हो रहा है, आ रहा है आपके पास। बैंक लिखो या कैश, दोनों में से दोनों चलेंगे। और 2 लिखो रियलाइजेशन। कैलकुलेशन कैसे होगी यहीं करके दिखाता हूं। टोटल 1 लाख का स्टॉक बच गया आपके पास। हाफ स्टॉक टोटल 2 लाख का था, 2 में से हाफ तो ले गया P,
बच कितना गया होगा 1 लाख। ये 25% प्रॉफिट पर जो है सेल आउट हो गया। 25% ऑफ 1 लाख करोगे तो 25,000 आएगा, यानी कि 1,25,000 का सेल हुआ है मार्केट में। लिख दो। हमने बैंक को डेबिट क्यों करा? क्योंकि फर्म की एसेट्स इंक्रीज हो गई, इसलिए बैंक डेबिट। मैंने आपको बता रखा है जब भी एसेट्स रिलीज होगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे तो रियलाइजेशन डेबिट। अब इसकी नरेशन लिख दो। बैलेंस ऑफ स्टॉक सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। पॉइंट भी कर सकते हैं इस एंट्री को। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं 2,15,000 से। तो दोनों में से जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हो। एक एंट्री बना दो, उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, और या फिर अलग अलग कर दो, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। बी पॉइंट पे आ जाओ। डेटर दे रखे हैं 2,25,000 के, याद रखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है 25। कहता है 20,000 ऑफ द बुक डेट प्रूव्ड बेड। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसका कोई यूज नहीं है। हमारे रियल डेटर कितने के हैं? 2,25,000 के। जितने बेड डेट होंगे वो 225 में से माइनस कर दो, उसकी एंट्री दिखा दो। अच्छा, मनी आ रही है तो बैंक तो डेबिट होगा, लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है अभी बता देता हूं आपको, और 2 कर दो रियलाइजेशन। दोनों एंट्री समझ आ गई क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट करी। टोटल आपके 2,25,000 के हैं। बेड डेट कितने हो गए? 20,000। कितना मनी रिसीव्ड हो गया? 2,05,000। अच्छी तरह से एंट्री को समझ लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई यूज नहीं है, बेड डेट का यूज है। जितने बेड डेट हैं डायरेक्ट माइनस करो उसकी रियल वैल्यू में से। अब इसकी नरेशन लिख दो। डेटर रिलीज्ड, क्लियर है। अब इसका की पॉइंट करते हैं। एक एक एंट्री को समझ के करते जाओ, कभी गलती नहीं होगी, याद रख लो। सी पॉइंट में दिखा है लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर पी। बुक वैल्यू दिखा रखी है 12,50,000। सोल्ड कितने की करी है? 15 लाख। हमारा बुक वैल्यू से लिंक नहीं है। 3 लाख की सेल हो गई है थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। डायरेक्ट 2% कमीशन माइनस कर देंगे 15 लाख से, उसकी एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट करो क्योंकि आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है। जब सेल करेंगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। बैंक लिख दो चाहे कैश, बता दिया आपको, और 2 कर दो रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आएगा नोट करो? 15 लाख। 12,50,000 का तो कोई यूज है ही नहीं, इसमें से 2% कमीशन माइनस कर दो जो 15 लाख के ऊपर निकालनी है। निकालोगे तो वो बन जाएगी 30,000, माइनस करोगे तो 14,70,000 आ रहा है, उससे एंट्री दिखा दो। जितना फर्म के पास कैश आया एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब हम अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, उसी को डिसोल्यूशन बोलते हैं। हमारी बिल्डिंग कितने की थी? 15 लाख की। ब्रोकर ने कितना चार्ज कर लिया हमसे? 2%। तो नेट हमारी जेब में कितना आया? 1470, उसकी एंट्री पास कर देंगे। या लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एंड पेड 2% कमीशन। ये रहा ब्रोकर को जो कमीशन देनी पड़ गई। ये तो हमारा हो गया सी तक। अब करते हैं इसका डी पॉइंट। पॉइंट में लिखा है मशीनरी बुक वैल्यू ₹6 लाख वॉज हैंडेड ओवर टू ए क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। मैंने देखो आपको बता रखा है कि जब भी कोई एसेट्स आपकी जो है लायबिलिटी होल्डर टुक ओवर करेगा उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। तो इसमें लिख दो नो एंट्री डी में। समझ आ गया क्यों नो एंट्री है? वो भी लॉजिक समझ लो आप। हमने किसी को पेमेंट करनी थी अपने क्रेडिटर को, उन्होंने कहा हमें ये मशीन दे दो, तो ना तो मशीन सेल आउट से पैसा आया फर्म के पास और ना क्रेडिटर को पेमेंट करने से फर्म की तरफ से कैश गया, इसलिए इसकी नो एंट्री पास करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं ई। लिखा है इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ₹60,000 रिलीज्ड एट 125% पर रिलीज हो गई, तो बैंक तो इंक्रीज होगा। लिखो यहां पर ई में बैंक अकाउंट डेबिट। आपको मैं बार बार बीच बीच में लिख देता हूं, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, याद रखना। क्लियर चेक दे रखा है तो बैंक ही आएगा, कुछ नहीं लिखा तो दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो। और 2 करो रियलाइजेशन। जब भी एसेट सेल होगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट आएगा वो अच्छी तरह से समझ लो। पहले लिख लो कितने की इन्वेस्टमेंट है? 60। लेट करो ये आपकी 70% पर रिलीज है, तो क्या लिखोगे आप? 70/100। अब कह रहा है 125% पर रिलीज है, तो 125% लिख दो। क्या फर्क हो गया? ये लो, ये हो गया। करोगे तो ये 75,000 आ जाएगा। 25,000 75,000। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत अच्छा पॉइंट है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि वो 125% बोल गया, 150% बोल दे, 180 बोल दे, ऊपर वो लिख दो। नी डिनोमिनेटर तो 100 रहेगा, जितने में रिलीज हुई वो वैल्यू लिख दो, कभी गलती होनी नहीं। अब इसकी नरेशन लिख दो इन्वेस्टमेंट सोल्ड। हर ट्रांजैक्शन सोच के करते जाओ,
कभी गलती नहीं होगी, याद रख लो, रटनी नहीं है, हमने सोच के करनी है। डेबिट क्यों करा बैंक? क्योंकि इंक्रीज हो रही है असेट्स फर्म की। जब हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा, और तो पैसा आएगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, इसलिए इसको डेबिट किया। अब नेक्स्ट करते हैं एफ पॉइंट में लिखा है गुडविल ऑफ ₹75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ऑफ ₹10,000। इनके बारे में कुछ नहीं लिखा कि इनसे कुछ रिलीज हो रहा है या नहीं। गुडविल तो आपकी क्या है? इंटेंजिबल असेट्स, और इंटेंजिबल असेट्स की कंडीशन है कि कुछ मेंशन नहीं है तो नो एंट्री करेंगे। प्रीपेड जो फायर इंश्योरेंस था वहां से भी रिकवरी नहीं हुई, हमने इंश्योरेंस प्रीपेड का रखा है। हम यदि बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे तो उनसे कोई अमाउंट रिकवर नहीं होगा, तो दोनों केस में नो एंट्री लिखोगे। यहां पर आप लिख दो नो एंट्री फॉर गुडविल एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। समझ आ गया होगा क्यों नहीं लिखी। जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स हैं नोट कर लो, नया रूल है ये। टेंजिबल असेट्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। टेंजिबल बोलते हैं सीन असेट्स को, जो टचेबल है, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो उसको बुक वैल्यू पर रिलीज करते हैं। लेकिन इंटेंजिबल असेट्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। टोटल 5 है हमारी इंटेंजिबल असेट्स 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हो तो इनको जीरो एज्यूम करते हैं, यानी कि रिकवरी नहीं हुई। प्रीपेड इंश्योरेंस आप खुद समझ सकते हो, हमने किसी असेट्स का प्रीपेड इंश्योरेंस करा रखा है 1 ईयर का, और हमने बीच में बिजनेस को वाइंड अप कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी से कभी भी कोई रिकवरी नहीं होगी, इसीलिए दोनों केस में कोई एंट्री नहीं आई। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं जी पॉइंट की। लिखा है ट्रेड क्रेडिटर ऑफ ₹1,60,000। याद रख लो 160 के क्रेडिटर है। हाफ ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी, हाफ ने तो प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कर ली एट ए वैल्यूएशन ऑफ 54,000। यहां मेंशन है कि 54 की ली है, एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। कैश भी लिया हमसे, कितना कैश लिया वो भी चेक करते हैं। आगे देखा है आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 16,000, हमने उनको 16,000 का डिस्काउंट दिया है। उसके बाद कैश हमें खुद निकालना होगा कि कितना कैश किया। रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड 90% इन फाइनल सेटलमेंट, और रिमेनिंग को हमने 90% दे दिया। तो जरा देखो कैसे एंट्री बनती है। पहले जब हम पे करेंगे तो एक एंट्री तो पास करो आप रियलाइजेशन की। रियलाइजेशन जब भी लायबिलिटी डिस्चार्ज करोगे तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, और 2 करो यहां पर बैंक। अभी दिखाता हूं आपको कैसे आएगा, बहुत ध्यान से समझना। टोटल हमारे ट्रेड क्रेडिटर है 1,60,000, ये रहा। इसका पहले 50% कर दो, हाफ की बात चल रही है 80,000। ये चीज समझ आ रही है भाई? टोटल क्रेडिटर आपको 160 दिखा रखे हैं, 54,000 की तो मशीन ले रहे हैं हमसे, तो हम उन्हें कितना पे करेंगे? 54 लेस करके। 16,000 का हमने उनको डिस्काउंट भी दे रखा है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो 16,000 और कम पे करेंगे उनको। टोटल अमाउंट बन गया 70, तो कितनी पेमेंट करेंगे उनको? 10,000। समझ आ गया? दोबारा रिपीट करता हूं, टोटल क्रेडिटर आपके 160 हैं, हाफ क्रेडिटर करो, उन्होंने टुक ओवर कर ली हमारी मशीन, तो उसकी तो एंट्री भी नहीं करनी और पेमेंट भी नहीं करनी। साथ में 16,000 का उनको डिस्काउंट दिया, तो अल्टीमेट उनसे मिला है डिस्काउंट हमें, यानी कि उन्हें पे नहीं करना। तो इतना अमाउंट पे नहीं करना, कितना पे करना पड़ेगा? 10,000। उसकी एंट्री पास कर दो, ये रहा 10,000 से। अब इसकी नरेशन लिख दो, हाफ क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश। पर भी आप बल्कि कैश कर लो, क्योंकि क्लियर मेंशन है कि कैश में पेमेंट करी है क्रेडिटर को। तो बैंक वर्ड हटा देंगे, कैश लिख देंगे, लेकिन दोनों चलते हैं। मैंने आपको बताया क्लियर मेंशन था कैश, तो आपको कैश लिख देना चाहिए। वो जल्दी में बस हम बैंक लिखते हैं, क्योंकि लिखा नहीं होता तो हम बैंक लिखते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि कैश है तो आप कैश लिख दो। अब इसी के अंदर सेकंड एंट्री भी आएगी। हाफ क्रेडिटर का ट्रीटमेंट अब सेकंड में करना है, जो कि सेटल हो गए 90% अपनी सेटलमेंट पर, तो उसमें भी पेमेंट कर रहे हैं हम। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और 2 कर दो कैश। दोनों वर्ड लिख देता हूं मैं, बैंक और कैश। कितना आएगा अमाउंट चेक करो। हाफ क्रेडिटर बच गए आपके 80,000 के, टोटल थे 160। 160 का हाफ कितना बना था? 80 की तो सेटलमेंट यहां हो गई, 80 का भी यहां हो रहा है। ये 10% लेस पर सेटल हुए हैं। 10% ऑफ 80,000 करोगे तो 8,000 आएगा, और इसको इसमें से माइनस करो तो 72,000 की पेमेंट हुई है। ये रही, क्लियर हो गया? यहां पर अब इसकी नरेशन लिख दो, और रिमेनिंग क्रेडिटर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। चलो भाई, ये तो हमारा हो गया अब 19 क्वेश्चन। अब करते हैं एक और 20 क्वेश्चन। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इन द फॉलोइंग केसेज। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। लिखा है यहां पर धर्म पार्टनर
ए पॉइंट आ रहा है, धर्म अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000। हमने धर्म को जो है अपॉइंट किया है कि वो बिजनेस की लुक आफ्टर करेगा, उसके बदले ही विल गेट फ्रॉम द फर्म ₹12,000। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे रियलाइजेशन को। एंड हैड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज। अच्छी तरह से नोट करना, जब कभी भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस आ जाए कि कौन बियर करता है, पार्टनर बियर करता है, तो कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा वो, या तो उसकी नो एंट्री बनेगी यदि वो उसी पार्टनर ने पे कर दिए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज 11,000 वर पेड बाय धर्म। 11,000 धर्म ने बियर करे थे कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, उसके बदले फर्म उसको 12,000 दे रही है, और वो पेमेंट भी 11,000 की किसने कर दी, धर्म ने, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं। जो फर्म ने उसको देना है, फर्म के लिए एक्सपेंस बनता है, तो रियलाइजेशन डेबिट करो। पहले पॉइंट पे आ जाओ, एक एक एंट्री को सोच के करते जाओ। ये तो डेबिट कर दो रियलाइजेशन, कितने अमाउंट से आएगा, 12,000। अच्छी तरह से समझ लो, जितना हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसकी एंट्री होगी। अच्छा, फर्म की तरफ से बैंक डिक्रीज नहीं हुआ, धर्म का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करो क्योंकि धर्म को देना है। फर्म कभी भी पार्टनर के साथ जब भी डीलिंग करती है, उसको पार्टनर को देना होगा तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देगी, और जब उससे लेना होगा तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देगी, याद रख लो, डिक्रीज कर देगी। अब इसकी नरेशन लिख दो, रेम्यूनरेशन पेबल टू धर्म। क्लियर है? ये तो ए पॉइंट हो गया। काफी अच्छे पॉइंट है, सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंस से रिलेटेड है, बहुत ध्यान से करते जाओ। देखो, जब कभी भी पार्टनर बियर कर लेगा, क्योंकि एक्सपेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म की, लेकिन पार्टनर जब भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बियर करता है, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को, तो कभी भी वो फर्म की बुक में नहीं आएंगे। हाँ, यदि फर्म उसके बिहाफ पर पे करती है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक को डिक्रीज। अब बी पॉइंट से आपको और क्लियर होगा। यहां लिखा है, जय अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000। हमने उसको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा 15, जैसे इसमें था, तो ये एंट्री तो सेम बनेगी पहले वाली। जय एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज। देखो, नया पॉइंट आ गया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज अगेन बियर कर रहा है वही। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज 16,000 वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। जय के बिहाफ पर किसने पे कर दिए, अदर पार्टनर ने, फर्म ने नहीं करे, तो इसमें 2 एंट्री पास होंगी। पहली एंट्री तो आप एक पास करो, ये सेम एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय 15,000, और इसकी नरेशन भी पुट कर दो, रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू जय, तो एक एंट्री बन गई इसकी। इसमें 2 एंट्री पास होनी है, बी पॉइंट में याद रखना। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस जय ने बियर करे थे, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन वो पे किसने कर दिए, अनदर पार्टनर विजय ने, तो जय की कैपिटल तो डिक्रीज करेंगे, और जिसने पे की उसकी कैपिटल इंक्रीज। लिखो यहां पर, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट। यदि फर्म पे करती तो तब भी जय को डेबिट ही करना था, लेकिन तब नीचे क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि फर्म का बैंक डिक्रीज हो गया। अब अदर पार्टनर पे कर गया ऑन बिहाफ ऑफ जय, तो वो जय से टुक ओवर कर लेगा। लिखो यहां पर, विजय की कैपिटल इंक्रीज कर दी, कितना अमाउंट है, जितने के एक्चुअल एक्सपेंस थे, लिख दो। ये बियर किसने करे थे, जय ने, इसलिए रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। इसकी नरेशन लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय विजय ऑन बिहाफ ऑफ जय। अब इसका सी पॉइंट करते हैं, थर्ड सी पॉइंट पे आ जाओ, वो भी अच्छा है, सारे के सारे डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, बहुत अच्छे पॉइंट है, याद रख लो। लिखा है, दीपा पार्टनर वॉज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड फॉर दिस वर्क शी वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन 7,000। उसको 7,000 मिलेगा दीपा को। सेम पहली एंट्री वही वाली है जो हमने यहां करी, सभी में रेम्यूनरेशन मिल रहा आ जाएगा। उसके बाद दीपा एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, क्लियर आ गया कि दीपा बियर करेगी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज ₹6,000 वर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट। दीपा ने पे करने थे वो एक्सपेंस, क्योंकि बियर उन्होंने कर रखे थे, लेकिन फर्म ने पे कर दिया, तो इसमें भी 2 एंट्री पास करनी पड़ेंगी हमें। देखो, पहले केस में क्या एंट्री आएगी, पहली एंट्री तो आप यही लिख दो, रियलाइजेशन टू दीपा कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन लिख दो, रेम्यूनरेशन पेबल टू दीपा। अब इसी के अंदर सेकेंड एंट्री की बात आ गई कि जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस थे 7,000 जो हम इनको दे रहे हैं, किस चीज के दे रहे हैं, यू विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्लियर मेंशन है, फर्म का उनसे लेना देना नहीं था, लेकिन वो फर्म के अमाउंट से पे हो गए, तो फर्म क्या करेगी, इनकी कैपिटल को डिक्रीज करेगी। लिखो, दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद रख लो, ये क्यों डेबिट कर रहे हैं दीपा को, क्योंकि दीपा से लेना बन गया फर्म को, एक्सपेंस फर्म का नहीं था वो, लेकिन उसका बैंक अकाउंट डिक्रीज हुआ क्योंकि बैंक से चला गया उसके।
कितना अमाउंट है 6000 और यहाँ इसकी नरेशन भी लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म बिहाफ ऑफ दीपा, ये बन गई। तो ये तो बन गया, यहां तक अभी हमारा सी तक हुआ है। अब आगे करते हैं डी से। एक एक एंट्री समझ के चलो, जो एक्सपेंस फर्म के लिए बनेगा या फर्म रेमुनरेशन देगी तो वो तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। ये एक्सपेंस फर्म का नहीं था, याद करो, इसमें दीपा ने बियर कर रखा था लेकिन फर्म को पे करना पड़ गया तो दीपा की कैपिटल, दीपा उसके लिए एक तरीके से डेटर बन गया, लेना बनता है, तो इसलिए उसको डेबिट करते हैं, उसकी कैपिटल डिक्रीज करेंगे और टू बैंक करो क्योंकि फर्म का बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ। अब करते हैं डी पॉइंट। चलो भैया अब इसका करते हैं डी पॉइंट। मैं रीड करता हूं, आप देखिए, लिखा है देव पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ₹7500। He took away stock of the same amount as his commission। फर्म देव को जो है 7500 देगी एज ए कमीशन, और वो क्या कर रहा है, उस कमीशन के बदले स्टॉक फर्म का ले रहा है। द स्टॉक हैड बीन ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ है। तो अल्टीमेट ना तो फर्म के पास से कैश गया जो कि उसने किसको देना था, देव को, और ना ही हमारा स्टॉक रिलीज हुआ क्योंकि उसने स्टॉक ले लिया अपने कमीशन के बदले। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, नोट करो, नो एंट्री। ये लिख दो आप यहाँ, नो एंट्री। जर्नली हम नो एंट्री करते हैं, और या इसके बदले हम एक एंट्री और दिखा सकते हैं, दो एंट्री दिखाओ। एक एंट्री पहले दिखाओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव 7500, ये रहा, और इसी के साथ एक और एंट्री दिखा दो, देव टू रियलाइजेशन, ये वो दिखा रहे हैं जिसमें स्टॉक रिलीज हो रहा है, नोट कर लेना, टू रियलाइजेशन। तो हमें वैसे ऊपर वाली एंट्री दिखा देनी चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बोलती है, नोट करो, ये रहा, मैं यहीं करके दिखा रहा हूं, फिगर में नहीं दिखा रहा आपको वहां। भाई हमारी जो एंट्री बनती है वो बनती है नो एंट्री। क्यों बनती है, लॉजिक समझो। हमने देव को देने थे 7500 और देव ने कहा मैं आपका स्टॉक ले लूंगा, तो फर्म के पास ना तो देव को देने के लिए पैसा गया और ना ही स्टॉक से पैसे आए। तो अल्टीमेट आपस में सेटलमेंट हो गई, जैसे हम करते हैं कि कोई भी लायबिलिटी होल्डर हमारी असेट्स टू कवर कर ले, यानी कि जिसने हमसे कुछ लेना है वो हमारी असेट्स को ले ले, तो इन दैट केस वी विल पास ए एंट्री नो एंट्री। जैसे हम कई बार क्रेडिटर के केस में भी करते हैं कि क्रेडिटर हमारी असेट्स को टू कवर करे तो हम नो एंट्री करते हैं। यहां पर भी देव ने क्या किया, हमारी असेट्स टू कवर करी, तो उस केस में क्या कर देना चाहिए, नो एंट्री पास कर देनी चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हो और ये भी, ज्यादा बेटर नो एंट्री बनेगी। अब इसका ई पॉइंट करते हैं। ई पॉइंट में देखो वो भी अच्छा है, लिखा है जीव अ पार्टनर एग्री टू डू द वर्क फॉर डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड ए कमीशन ऑफ ₹10,000। उसको कमीशन मिलेगा 10,000। ही एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज पेड बाय जीव वर ₹12,000, और एक्चुअल एक्सपेंस किसने पे कर दिए, 12,000 जीव ने कर दिए। लेकिन आगे लिखा है दीज एक्सपेंसेज वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म, यानी कि फर्म के बैंक अकाउंट से कैश गया है। तो अल्टीमेट क्या होगा इस केस में, पहली एंट्री तो जो रेमुनरेशन देनी है उसकी एंट्री पास करो। किसको रेमुनरेशन हमने देना है, जीव को। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव, फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए रियलाइजेशन डेबिट। अमाउंट है 10,000 की सेटलमेंट हुई है हमारी, तो लिख दो टू जीव, पार्टनर रहेगा, और यहां लिख दो कमीशन पेबल टू जीव। ये तो एक एंट्री बनी है, इसमें याद रख लेना, इसमें दो एंट्रियां पास होंगी। एक जो 12,000 के एक्सपेंस बियर किसने करे थे, जीव ने, तो उसकी वैसे तो एंट्री आनी नहीं थी, लेकिन यदि वो अमाउंट जीव ने ना पे करके फर्म के अमाउंट से पे हो गया, जीव की कैपिटल को डिक्रीज करेगी तो जीव को डेबिट करेगी। लिखो जीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 12,000, और टू कर दो यहां पर कैश 12,000, और इसकी नरेशन भी लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ जीव। ये तो बन गया ई। अब इसकी एक लास्ट एंट्री बच गई एफ, वो और देखते हैं, वो भी काफी अच्छी एंट्री है। देखो यहां लिखा है अ डेटर of ₹8,000 already transferred to realization account agree to pay the realization expense of ₹7,800 in full settlement of his account। मीनिंग क्या है, हमने डेटर से पैसे लेने हैं 8,000 रुपी, और हमने अपने रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करना होगा, तो फर्म के पास एक तरफ तो कैश आएगा किससे, फ्रॉम डेटर, और दूसरी तरफ एक्सपेंस का पे करेंगे तो फर्म की तरफ से कैश जाएगा। यहां इनकी सेटलमेंट हो गई, डेटर बोलता है जो मैंने आपको पैसा देना था वो मैं आपके एक्सपेंस को पे कर दूंगा,
तो फर्म के पास ना तो कैश आया और ना फर्म के पास से कैश गया, तो ऐसे केस में नो एंट्री लिख दो यहां पर, नो एंट्री। बहुत अच्छी एंट्री थी, याद रख लो, क्लियर हो गई होगी। हमने डेटर से लेने थे तो मनी आनी थी, उस मनी से हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करना था तो मनी जानी थी। डेटर खुद एग्री हो गया कि जो आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसको मैं पे कर दूंगा। तो जब कभी भी फर्म के पास कैश इन्वॉल्व ना हो कि ना तो मनी आ रही है और ना मनी जा रही है, तो ऐसे केस में नो एंट्री, तो ये नो एंट्री होगी इसकी। ये क्लियर हो गया। आज हमारे अब ये 1 to 20 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास से रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि लेजर अकाउंट शुरू हो जाएंगे। यहां तक तो थी सारी जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।